हेलो गाइस, 69,000 शिक्षक भर्ती के पार्ट 1 वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एटीआरई को पात्रता परीक्षा मान लिया है और हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय को एमआरसी के मामले में भी लागू कर दिया तो क्या होगा। अनारक्षित वर्ग के क्या सभी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, जैसा कि 19,000 पदों का घोटाला कहा जा रहा है। इसको लेकर के बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे कितनी गुणांक तक रहेंगे अभ्यर्थी सेफ, क्या क्रम रहेगा, क्यों, आधार क्या क्या रहेंगे, और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि क्या 27 नवंबर को फैसला आ जाएगा। जैसा कि बाकी लोग कह रहे हैं कि 27 नवंबर को ये मामला लिस्टेड हुआ है तो फैसला आने की संभावना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फैसला कब आएगा। दोस्तों अभी केवल डेट पर डेट मिल रही है, ऐसे में फैसला आने में देरी होगी। 27 नवंबर को फैसला आने की अत्यंत कम संभावना है। देखिए दोस्तों, जो ऑटोमेटिक जो जनरेट होती है, जो डेट मिलती है वो मिलती रहेगी, पर फैसला आने में अभी देर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कुछ ना कुछ काउंटर आएंगे। ऐसे में अभी तो समय है, कम से कम 2 से 3 महीना समय दोस्तों लगने वाला है। बीच में शीतकालीन अवकाश भी होगा, तो उम्मीद करिए कि उसी के आसपास फैसला आ सकता है या आने की संभावनाएं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को एज इट इज लागू करा दिया तो क्या होगा। देखिए अभी जो स्थिति है उसमें सरकार ने एटीआरई यानी कि सुपर टेट को पात्रता परीक्षा माना है, क्योंकि उसके जीओ में भी उसने इसको पात्रता परीक्षा ही कहा था। और वहीं एमआरसी को लेकर सरकार ने रमेश राम के मामले को माना है। रमेश राम का मामला समझ लीजिए, या फिर 68,500 के मामले में जो हाई कोर्ट का निर्णय था एमआरसी को लेकर के, उसी निर्णय को सरकार ने अपना लिया। क्योंकि 68,500 के मामले में क्या हुआ था कि 68,500 के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए कि हमें तो गृह जनपद नहीं मिला, पर हमसे कम नंबर पाने वाले जो हमारे कोटे में चयनित हुए थे उनको गृह जनपद मिल गया। तो हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि इनको इनके कोटे में शामिल करते हुए गृह जनपद दिया जाए। इसी निर्णय को सरकार ने भी लागू कर दिया पहले ही 69,000 में, ताकि ऐसा मुद्दा ही ना आए। पर इससे और समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब पृष्ठभूमि देखते हैं दोस्तों। देखिए, अगर कोई अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और सुपर टेट में वो अपनी कैटेगरी में पास होता है, यानी कि 97 नंबर से कम पाता है, 90 से ज़्यादा पाता है, तो वह सामान्य या अनारक्षित सीट पर ओवरलैप कर सकता है अगर उसकी मेरिट अच्छी हो। तो ऐसे में वो 90 नंबर पाए या 97 नंबर पाए, सारा मामला गुणांक होता है। ऊपर से 34,589 हाई गुणांक वालों को अनारक्षित, और उसके बाद रिजर्वेशन को लागू किया जाता है जिस आधार पर जिसको जितना रिजर्वेशन मिलता है। जैसे कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को, 16.5% एससी वर्ग को, इसी हिसाब से इसको लागू किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं एमआरसी को लेकर के कि एमआरसी में अभी जो चल रहा है मामला, उसके अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग में पास हुए हैं उनको आवंटन उनके कोटे से मिला है। अगर उनको गृह जनपद, अगर जो भी अभ्यर्थी जो एमआरसी वाले हैं, जो अनारक्षित में चयनित हैं, और उनको गृह जनपद उनके कोटे से दिया गया, जैसे मान लीजिए ओबीसी का बच्चा है, रैंक उसकी 10,000, उसको नहीं मिल रहा है अनारक्षित वर्ग से गृह जनपद, तो उसको उसके ओबीसी कोटे से उसको गृह जनपद दे दिया गया। ऐसे में सरकार ने उसे क्या किया, उसे उसके कोटे में ही शामिल कर लिया, और जो सीट खाली हुई वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी या अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को दे दिया। तो इससे ये विसंगति उत्पन्न हुई। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुपर टेट को पात्रता परीक्षा मान लिया तो क्या फायदा, कितना फायदा होगा आरक्षित वर्ग को। देखिए, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 90 से लेकर 96 नंबर पाकर, जैसा मैंने पहले बताया कि अच्छे एकेडमिक गुणांक के कारण अनारक्षित में आ सकते हैं, और इसे दोहरा आरक्षण नहीं माना जाएगा। ये जो 90 नंबर है ये आरक्षण नहीं है, ये छूट है, रिलैक्सेशन है, जैसा कि पात्रता परीक्षाओं में हमेशा होता है। लेकिन अब एक परीक्षा में क्या 2 बार छूट दी जा सकती है, ये भी मुद्दा है, क्योंकि 82 नंबर टेट के लिए और 90 नंबर 82-90 पहले से ही छूट के लिए दिया गया है। तो क्या 90-97 सही है, ये तो विचारणीय प्रश्न है, ये सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करेगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये फैसला इसी हिसाब से आता है तो क्या होगा, क्योंकि दोस्तों अभी क्या आने वाला है ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर चूंकि 2 ही आधार हैं तो इसलिए उम्मीद बनती है कि इसी 4 में से कोई एक फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसे में दोहरा आरक्षण उसको नहीं माना जाएगा। तो 90 से 96 नंबर पर जो भी चयनित होंगे, अगर उनकी गुणांक अच्छी है तो वो सामान्य में आ जाएंगे, अनारक्षित में आ जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा अंतर आता है शिक्षा मित्रों को लेकर के। सभी शिक्षा मित्र को 25 अंक का भारांक है,
ऐसे में वो सभी के सभी शिक्षा मित्र सामान्य या अनारक्षित वर्ग में ही चयनित हुए हैं। अगर सुपर टेट पात्रता परीक्षा नहीं होती है तो ये सारे के सारे अपने कैटेगरी में चले जाएंगे, जिससे कैटेगरी की गुणांक बढ़ जाएगी और लगभग 7 से 8,000 सीटों का नुकसान होने वाला है आरक्षित वर्ग को। लेकिन अगर सुपर टेट पात्रता परीक्षा रहता है तो जैसी अभी स्थिति है यथास्थिति बनी रहेगी, क्योंकि पहले से ही जो 67,867 की लिस्ट है वो सुपर टेट को तो पात्रता परीक्षा मान करके ही बनाई गई है। जो विसंगति है वो विसंगति सुपर टेट के पात्रता परीक्षा या इससे रिक्रूटमेंट एग्जाम से परिवर्तित नहीं हुई होगी, वो तो एमआरसी की वजह से दिक्कत हुई है। ऐसे में आरक्षित वर्ग की गुणांक में काफी कमी आ सकती है अगर एमआरसी को उसी हिसाब से लागू किया जाए जैसा कि हाईकोर्ट के डबल बेंच ने कहा है। तो बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। लगभग 7,149 सीटों का पहले ही फायदा होगा आरक्षित वर्ग को, उसके बाद भी कम से कम 2 से 3,000 सीटें और मिलेंगी रिक्त पदों की। तो कम से कम 10,000 सीटें मिल सकती हैं आरक्षित वर्ग को। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद भी इसी बात की जा सकती है कि फैसला इसी हिसाब से आए। अब दोस्तों दोहरा आरक्षण को समझते हैं। देखिए, किसी भी भर्ती में दोहरा आरक्षण का नियम तभी लागू होता है जब किसी वर्ग को या किसी व्यक्ति को एक बार आरक्षण दिया जा चुका हो। पात्रता परीक्षा में आरक्षण दोस्तों नहीं दिया जाता, ये एक छूट दी जाती है। ऐसे में ये छूट कई बार दी जा सकती है, जैसे कि उम्र में छूट, फीस में छूट, ये बहुत सारी छूट दी जा सकती है। लेकिन क्या एक ही भर्ती में 2-2 बार छूट दी जाएगी? जैसे टेट में 82 और 90 नंबर होना, सुपर टेट में 90 और 97, तो क्या 2 बार जस्टिफाई है? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इसी मुद्दे को उठाया है। देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। पर हमारा ये मुद्दा ही नहीं है, हम तो बस इस पे बात करने वाले कि प्रभाव क्या पड़ेगा निर्णय का। तो जाहिर सी बात है कि अगर सुपर टेट पात्रता परीक्षा साबित होता है तो अनारक्षित वर्ग को 8 से 9,000 सीटों का नुकसान होगा और उतनी ही सीटों का आरक्षित वर्ग को फायदा होने वाला है। और ये फायदा चूंकि हुआ भी होता, लेकिन दिक्कत क्या आई 67,867 के मामले में एमआरसी को अलग तरीके से लागू किया गया। गृह जनपद जिसको दिया गया कोटे से, उनको उनके कोटे में ही शामिल कर लिया गया। ऐसी संख्या 7,149 है, जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हुई थी। जाहिर सी बात है, सरकार ने भी माना 6,996 की एक सूची भी प्रकाशित की थी, तो यही इसी वजह से प्रकाशित हुई थी। अब बात करते हैं कि एमआरसी अगर हाई कोर्ट के डबल बेंच जैसा लागू हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट वे बच्चे हैं जो हैं तो आरक्षित वर्ग के, लेकिन उनका गुणांक इतना अच्छा है कि वो अनारक्षित वर्ग से चयनित हुए हैं। अब अनारक्षित वर्ग से चयनित तो हो गए, पर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का गुणांक हो 28,000, ओबीसी वर्ग का बच्चा हो, ऐसे में उसको कम चांस है कि उसको उसका गृह जनपद मिले। लेकिन अगर उसको उसके कोटे से गृह जनपद मिल सकता है तो सरकार ने उसको उसके कोटे से गृह जनपद दे के उसको कोटे में ही शामिल कर लिया। आप पढ़ सकते हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये रमेश राम का मामला है, जिसमें कहा गया था कि एमआरसी वालों को जनरल पूल से ही भरा जाएगा। आप 50 सब क्लास 1 में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो निर्णय है ये है हाई कोर्ट का निर्णय। हाउएवर कैंडिडेट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी हैव काउंटेड that the authorities have wrongly while allocating the district preferences to MRC candidate। इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि उनको केवल नाम मात्र कोटे में माना जाए, पर वास्तव अर्थ में अंततः उनको अनारक्षित में ही शामिल किया जाए। ये चूंकि उन्होंने कहा था कि रमेश राम से इसलिए भिन्न हुआ मामला क्योंकि इसमें कोर्ट जो ये मामला है 69,000 का मामला है, इसमें किसी की सेवा के तरीके में बदलाव नहीं हो रहा है, कैडर में चेंजेस नहीं आ रहे। रमेश राम में कैडर चेंज हो रहा था, इसलिए वहाँ पे कहा गया था कि जो पद रिक्त होंगे वो अनरिजर्व को दिए जाएंगे। जैसे दोस्तों समझते हैं, अगर एक राम नाम का अभ्यर्थी है जो कि ओबीसी वर्ग का है, उसका गुणांक 70 या 71 मान लेते हैं, ऐसे में अनारक्षित वर्ग से चयनित माना जाएगा, किंतु उसे गृह जनपद नहीं मिल सकता क्योंकि गृह जनपद के लिए और ज्यादा गई हो। ऐसे में ये संभावना है कि जो जिसका गुणांक 67 हो और ओबीसी कोटे में चयनित हो, वो उसी जिले में गृह जनपद अपने कोटे से पा सकता है। तो जिसके कारण क्या हुई कि समस्याएं उत्पन्न हुई। तो सरकार ने क्या किया कि 70-71 गुणांक होने के बावजूद अगर राम को उसका गृह जनपद नहीं मिल रहा है, जबकि आरक्षित कोटे से 68 वाले को मिल गया, तो 68,500 के मामले में यही हुआ था कि उनको उनके गृह जनपद को दिया गया और उनको उनके कोटे में ही शामिल कर लिया गया। लेकिन चूंकि ये बाद में हुआ, सभी लोग तब तक ज्वाइन कर चुके थे, तो इस पर विवाद नहीं हुआ। इसमें ये विवाद उत्पन्न हो गया और इसमें क्या हाई कोर्ट ने इस निर्णय को बदल भी दिया और उन्होंने कहा कि केवल काउंटिंग के लिए उनको कोटे में रखा जाए, अंततः
फाइनली उनको अनारक्षित ही माना जाए। तो अभी तो जो वस्तु स्थिति है उसमें उनको यही माना जाएगा। तो हाई कोर्ट के हिसाब से अभी तक जितने भी लोग अनारक्षित में क्वालिफाई किए हैं वो अनारक्षित ही माने जाएंगे, यानी कि 34,589 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो 100% सेफ है। 69.47 जो गुणांक है वहां तक तो 100% सेफ है, पर चूंकि जो पद खाली थे वो 6,996 पद खाली रह गए थे, ऐसे में कम से कम एक गुणांक की कमी आएगी। तो दोस्तों इस निर्णय पर अनारक्षित वर्ग की गुणांक 68.5 से 68 जा सकती है, ओबीसी गुणांक 64 से 65, अनुसूचित जाति 58 से 59 और अनुसूचित जनजाति जो भी पास है। दिव्यांगों को 3% रिजर्वेशन दिया गया था, इसलिए उनको अभी 1% और रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि 690 सीटों का प्रॉफिट मिलने वाला है। और उसके साथ साथ जो भी एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर सभी लोग वो सुरक्षित हैं। और ये दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ आरक्षित वर्ग के लिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ होगी। इसके बाद जो बाकी जो 3 प्रायिकताएं हैं उसमें इससे कमी कट ऑफ जाएगी। तो आरक्षित वर्ग में जिसकी भी कट ऑफ 68.5 से लेकर के इससे ऊपर है वो अपने आप को 100% सुरक्षित कह सकते हैं, सुरक्षित हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का निर्णय क्यों ना आ जाए, वो हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे। हाँ, उससे कम वालों के ऊपर तलवार अवश्य है, पर उम्मीद है कि कोई बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।